रोज सुबह की तरह सुधा आज भी दर्पण में खुद को सजा संवार रही थी। सजे भी क्यों न, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जो थी। लड़के उसके पास लठ की तरह घूमते थे, पर उसने कभी किसी को घास नहीं डाली। उसकी सहेलियां उसे हमेशा चिढ़ाती, मैडम तो अब सीधे सलमान को ही पसंद करेगी। उस पर सुधा भी तुनक कर कहती, बिल्कुल, भगवान ने मुझे बनाया ही इतना सुंदर है। बेटा क्या कर रही हो? राजेश जी यानी सुधा के पापा ने आवाज दी। कॉलेज के लिए तैयार हो रही हो, पर लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये क्या पापा, आपने मुझसे पूछे बिना लड़के वालों को घर पर बुला लिया। मैंने कहा था ना कि मुरली मुझे पसंद नहीं, फिर भी आपने उन्हें बुला लिया। सुधा तुनकते हुए राजेश जी के सामने खड़ी हो गई। अरे बेटा एक बार मिल तो लो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का पीसीएस है, ट्रेजरी में लेखाधिकारी है। हम जैसे मिडिल क्लास वालों को ऐसा रिश्ता मुश्किल से मिलता है बेटा। मिलने के बाद भी तुम्हारी ना रही तो बिल्कुल मना कर देंगे। सुधा के सर पर हाथ फेरते हुए राजेश जी ने इतने प्यार से कहा कि सुधा मना नहीं कर पाई। दोपहर में लड़के वाले आए। सुधा की सहेली मधु ने सुधा से कहा, जिसे सुधा ने बुला लिया था, अरे ये मुरली तो फोटो से भी बहुत काला है, देखने में कितना गंदा लगता है यार। सुधा ने मधु से कहा, हाँ यार, मम्मी पापा को कौन समझाए। चल फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, बाद में मुझे मना ही करना है। लड़के वालों को तो सुधा एक ही नजर में भाग गई थी, पर मुरली ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि वो सुधा के रूप के प्रति और लड़कों की तरह लट्टू हुआ हो। वो सामान्य व्यवहार ही कर रहा था। दोनों को बात करने के लिए एकांत दिया गया। मुरली ने बात शुरू करते ही सीधे सुधा के मन की बात कह दी। मुरली ने कहा, मुझे आपके मन की बात आपके चेहरे पर दिख रही है, आप परेशान मत हो, मैं स्वयं मना कर देता हूँ। सुधा ने कहा, जी ऐसी बात नहीं है। मुरली ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। सुधा ने कहा, ठीक है फिर मुझे वक्त दे दीजिए। मना करना होगा तो मैं मना कर दूंगी। जब लड़के वाले लड़की को मना करते हैं तो लड़की की छवि खराब होती है। मुरली ने कहा, ठीक है जैसा आपका मन करे। सुधा के कहने पर राजेश जी ने मुरली के घर वालों से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। वक्त की करनी कौन बदल सकता है। 2 दिन बाद राजेश जी की तबीयत खराब हो गई, फिर हालात बिगड़ गई। आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। राजेश जी अपने जाने के बाद सुधा की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। उनके पास कोई बहुत धन नहीं था, न ही कोई सरकारी नौकरी थी जो आगे का गुजारा होता। राजेश जी ने कहा, बेटा मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें सेटल होना देखना चाहता हूँ। ऐसा क्यों कहते हो पापा, आपको कुछ नहीं होगा, कहकर सुधा रोने लगी। उसे पूरी दुनिया में अपने पापा से बहुत प्यार था। बाप बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। बेटा मैंने आज तक तुझे कुछ करने से नहीं रोका, आगे भी नहीं रोकूंगा, बस तू मेरी खातिर मुरली को हाँ कह दे। मैंने हर तरीके से पता किया है, बहुत सीधा लड़का है। मैं तुझसे कोई वादा नहीं ले रहा, पर अगर तेरी शादी से पहले मुझे कुछ हो गया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। सुधा न चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। जिस शादी से वो बचना चाह रही थी, 1 महीने के अंदर झट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी की पहली रात थी। मुरली धीरे से कमरे में आया। सुधा करवट लेकर सोने का बहाना कर रही थी। मुरली को पहले से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। उसने पास में रखा दूध पी लिया। सुबह अम्मा भरा गिलास देखेगी तो खामखा गलत सोचेगी। उसने बस इतनी लेजी से बोला कि सुधा ना सुन ले। बिस्तर में से उसने एक चादर और तकिया उठाकर जमीन पर बिछाया और वहीं लेट गया। मुरली के मन में कोई कश्मकश नहीं थी। थोड़ी देर में वो सो गया, पर सुधा की रात भर करवट में बीती। सहेलियां क्या कहेंगी, मैंने किस गलुए से शादी कर ली, अब तो पापा भी पहले से बेहतर हैं, मैं इन्हें कोई शारीरिक सुख ही नहीं दूंगी, हार मानकर ये मुझसे तलाक मांगेंगे। न जाने क्या क्या उलझुल वो सोच रही थी। 1 महीना बीत गया था, पर मुरली ने कभी कोई इच्छा किया न बुरे तरीके से उससे बात तक भी नहीं की थी।
अब तो रात को उस कमरे में भी नहीं सोता था ताकि सुधा असहज न रहे। रात को वो अपने स्टडी रूम में चला जाता। वो यूपीएससी की तैयारी करता था तो माँ बापूजी भी कुछ गलत नहीं सोचते थे। धीरे धीरे सुधा का व्यवहार बदल रहा था। उसकी यह गलतफहमी कि उसके रूप से कोई भी आकर्षित हो जाता है दूर हो रही थी। मुरली के लिए उसके मन में सम्मान बढ़ रहा था। शादी के बाद भी उसका कॉलेज बाधित न हो, इसलिए मुरली ने अम्मा बापूजी को समझाकर एक काम वाली रख ली थी। और कैसा है तुम्हारा कल्लू? मधु ने आज फिर मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसा है, तमीज से बात करो, पति हैं वो मेरे। सुधा को गुस्सा आ गया। मैंने उसके लिए भगवान से कई बार माफी मांगी है मैंने। मधु बोली, अगर तेरा तलाक हो तो मुझे बताना, मैं उससे शादी कर लूंगी। इतना अच्छा लड़का किस्मत से ही मिलता है। मैं क्यों देने लगी मुरली जी को तलाक, बहुत अच्छे हैं वो। सुधा ने कहा तो मधु मुस्कुराने लगी। चेहरे की सुंदरता ढल जाएगी सुधा, पर मुरली के मन की सुंदरता कभी नहीं, कहते हुए मधु ने सुधा को गले से लगा लिया। न चाहते हुए भी सुधा की आंखें गीली हो गई। उसे खुद पर बहुत शर्म और गुस्सा एक साथ आ रहे थे। सुधा ने कहा, मेरे साथ मार्केट चलना, आज उनके लिए कोई तोहफा ले लेती हूँ। मुरली के लिए फिलहाल सबसे बड़ा तोहफा तुम ही हो, मधु ने कहा तो सुधा शर्म से मुस्कुरा दी। उसने तय किया था कि आज वह सर्वस्व मुरली की हो जाएगी। सुधा रात के 11 बजे थे। आज भी मुरली स्टडी रूम में बैठा पढ़ रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुधा कुछ नहीं बोली। वो धीरे से मुरली के पास आई और सुबकने लगी। मुरली ने कहा, क्या हुआ? अम्मा ने कुछ कहा? सुधा ने नमे सर हिला दिया। चिंतित होते हुए मुरली ने कहा, तो क्या पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? आप इतने अच्छे क्यों हैं? कहकर सुधा मुरली से लिपट गई। मुरली को इस आलिंगन की उम्मीद नहीं थी। उसके हाथ ज्यों के त्यों ही रहे। मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे गले भी नहीं लगाएंगे, सुधा ने कहा। तो मुरली ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। सुधा ने कहा, अब आप हमारे कमरे में चलिए, वहीं पढ़ लीजिए, मुझे लाइट में सोने में कोई दिक्कत नहीं है। सच में पढ़ने ही चलना है, मुरली ने कहा तो सुधा शर्मा कर उससे फिर से गले लग गई। समय ने सुधा को खूबसूरती के असली मायने समझा दिए थे। कोई अनचाहा उसे सबसे प्यारा हो गया था।